नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक अड्डा पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे 2021 में पूछे गए केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो बच्चों आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। बच्चों देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन बनाना जरूरी भी है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। न्यूट्रॉन कितनी होती है आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का संकेत होता है O और इसका परमाणु संख्या होता है 8 और द्रव्यमान होता है 16। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस पी होता है। तो ए बोले तो मास कितना होता है, कितना है इसका 16 है और इसका नंबर कितना है तो 8 है। तो 16 में से 8 गया तो 8, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या +5 किसमें होता है। आपको बताना है बच्चों कि ये सारे ऑप्शन में किसका ऑक्सीकरण संख्या जो है, किसमें क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या +5 होगा, आपको बताना है। अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें तो HClO3 है। तो चलिए अगर इसको हम तोड़े अगर, तो इसमें एक H है, एक Cl है और 3 ऑक्सीजन है। और आप जानते हैं कि जब भी कोई कंपाउंड न्यूट्रल होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, क्लोरीन का मालूम नहीं है, इसी का निकालना है। 3 का 3 और ऑक्सीजन का होता है -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप देखिए +1 प्लस क्लोरीन और ये 3 दूना 6 इक्वल टू 0। आप घटाओगे तो क्लोरीन का कितना आएगा, -5 इक्वल टू 0। तो क्लोरीन का क्लोरीन लिखेंगे और जब -5 को बराबर उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो बच्चों का किसमें +5 होता है आपको ये बताना है। किसमें होगा, HClO3 में होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 के एक 0.0 m जलीय बिलियन का pH कितना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे एसिड दिया है कितना, H2SO4 दिया हुआ है। तो इसका मोलारिटी आप देखिएगा, आप यूं कहिए, मोलारिटी कहिए या सांद्रण कहिए, कितना दिया है 0.005 दिया हुआ है। और कह रहा है कि बताइए कि इस बिलियन का पीएच मान क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका टोटल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालेंगे। तो निकालने का तरीका क्या है, इसका बेसिसिटी की अगर बात करें हम, और बेसिसिटी की बात करें इसकी हम, तो क्या होगा बेसिसिटी। हाँ, क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, बेसिसिटी की इसकी बात करें तो बेसिसिटी इसका होता है, भास्मिकता होता है। बेसिसिटी की बात करें हम तो हाइड्रोजन की बेसिसिटी 2 होती है क्योंकि परमाणु संख्या यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। अब अगर हम नॉर्मेलिटी निकाले तो होता है m गुणे बेसिसिटी होता है। तो बच्चों नॉर्मेलिटी, ठीक है, तो क्या होगा m 0.005 गुणे बेसिसिटी कितनी है इसके 2 है। तो जो इसको गुणा करेंगे तो 0 आएगा 0 और ये 5 दूना 10 यानी कि 10 हो जाएगा 10। यानी टोटल अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो n बराबर इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन यानी कि सांद्रता नॉर्मेलिटी के केस में इतना आ गया। तो आपको पीएच निकालना है। तो पीएच का फॉर्मूला होता है -log H प्लस, क्या होगा बच्चों, -log और 10 के पावर -2, तो -2 और इधर आएगा तो ये पहले से माइनस था, ठीक है, पहले से माइनस था, क्या हो जाएगा, पहले से माइनस था, इसको कैंसिल करेंगे। पहले से यहाँ पे माइनस था, ठीक है। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या इसमें कि अब ये तो माइनस का माइनस और लॉग 10 के पावर -2। तो जब ये पावर कूदेगा तब पहले से माइनस है और ये -2 और लॉग 10 का मान 1 होता है यानी कि +2 हो जाएगा। तो पीएच मान कितना होगा जी इसका, +2 होगा यानी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वांडर वाल गुणांक बी के लिए कौन सा कथन सही है। वांडर वाल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जी। देखिए वांडर वाल का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर होता है NB, ठीक है। V माने आयतन, N बोले तो मोल और B बोले तो ये वांडर वाल कांस्टेंट। तो अगर हम B निकाले तो V/N होगा, V/N। V का मात्रा क्या होगा, लीटर।
क्यू होता है और एन मोल का मोल ही होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम देखिए, अगर यहाँ पे बीमा की बात करें, बीमा के रूप में दिया हुआ है तो ये तो होगा नहीं कोई, क्योंकि मोल का बीमा कोई नहीं होता। तो यहाँ पे एल क्यू का एल क्यू, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि ताप एवं दाब की समान स्थितियों में एक ही सछिद्र बर्तन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के विसरण के वर्गों का अनुपात क्या होगा। देखिए बच्चों, विसरण का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए निकालना है तो हाइड्रोजन बट्टा आर और ये ऑक्सीजन, विसरण का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे m ऑक्सीजन का द्रव्यमान और m हाइड्रोजन का द्रव्यमान, ठीक है, और ये होगा वर्गानुपाती, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अब कह रहा है क्या कि आपको विसरण के वर्गों का अनुपात बताना है, विसरण का वर्ग, तो RH और ये RO2। और देखिए अनुपात, अगर विसरण का वर्ग निकालना है तो स्क्वायर रूट इधर इधर आएगा तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 2 गुणे 16, और एक का एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे, तो 2 से 2 कैंसिल। तो वर्ग आपको बताना है, RH का स्क्वायर RO2 का स्क्वायर बराबर होगा 16/1, यानी कि 16:1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16:1 हो जाएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि R जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/m, रूट अंडर 1/m। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सोडियम डाई हाइड्रोक्साइड के एक नमूने में कितना अणु है, अणु कितना है जी, तो इतना है। अणु यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, अणु दिया है 5 × 10⁻10 दिया हुआ है अणु, ठीक है। इस नमूने का द्रव्यमान क्या होगा, कह रहा है कि अगर इस नमूने का इसका द्रव्यमान क्या होगा आपको बताना है जी, ठीक है। आपको बताना है कि इसका द्रव्यमान क्या होगा। सोडियम, यहाँ पे गलती हो गया जी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको हाइड्रोक्साइड कर लीजिएगा, यानी कि NaOH कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम मोलर मास निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान किसका, तो NaOH। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान निकालिएगा तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 + 1 यानी कि 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, मोलर द्रव्यमान इसका 40 हो जाएगा। पर इस नमूने का द्रव्यमान क्या होगा आपको ये बताना है। तो बच्चों अणु में दिया है, मोल निकालना है बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, तो उसके लिए तरीका होता है कि सबसे पहले आप मोल निकाल दो, मोल निकालिए। तो मोल का फॉर्मूला होता है कि अणु की संख्या, दिए गए अणु की संख्या, तो अणु की संख्या कितनी है, तो 5 × 10⁻10 है, बटा एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 10⁻23 होता है, ठीक है। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल करने के बाद आंसर आएगा जी, कितना आएगा मोल, तो इसको हल करने के बाद आएगा, ठीक है। जब मोल निकल गया तो अब इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी डाटा आएगा, और मोल बराबर क्या होता है गिवन, अब देखो यहाँ पे तो ये आ गया, और मोल बराबर होता है गिवन मास बटा मोलर मास। तो अगर हम गिवन मास लिखे यहाँ पे, देखिए अगर हम गिवन मास लिखे तो गिवन मास तो हमको मालूम नहीं है, तो गिवन मास लिख देते हैं x, और मोलर मास कितना आया था 40 आया था, बटा मोल, मोल का वैल्यू कितना था 5 × 10⁻10 बटा 6.022 × 10⁻23, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 3.32 इंटू 10 के पावर कितना आएगा जी, तो 10 के पावर आएगा कितना, घट गया 3.32 इंटू 10 के पावर आएगा 23 हो गया, 23 में से 10 का 13 यानी कि 12 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनटीपी पर 20 ग्राम नाइट्रोजन का द्रव्यमान आयतन क्या होगा। कह रहा है कि एनटीपी पर 20 ग्राम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहाँ पे सिर्फ N दिया है जी, ठीक है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या होगा, तो याद रखिएगा एनटीपी पर 1 मोल नाइट्रोजन का आयतन कितना होगा, तो आयतन होगा 22.4 लीटर, ये होता है जी, ठीक है। ये एवोगाड्रो द्वारा हमको मालूम है कि 1 मोल गैस का आयतन, यहाँ पे गैस कौन है, नाइट्रोजन है, का आयतन कितना होगा जी, तो 1 मोल गैस का आयतन होगा 22.4
4 लीटर होगा, ठीक है। और 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, 1 मोल नाइट्रोजन का, तो बच्चों 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान होगा 14 ग्राम, ठीक है। यानी कि 14 ग्राम N का आयतन कितना होगा, तो 22.4 लीटर। तो अगर 1 ग्राम होगा तो कितना होगा, 1 ग्राम का आयतन, तो 22.4/14। इसलिए कितना ग्राम चाहिए बच्चों, तो 20 ग्राम चाहिए। 20 ग्राम नाइट्रोजन का भार निकालना है, तो 22.4/14 गुणे 20। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 32, ठीक है, 32 लीटर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु द्रव्यमान 32 है। परमाणु द्रव्यमान कितना, 32 है। परमाणु द्रव्यमान को ए कहते हैं बच्चों, और ये कितना दिया, 32। और परमाणु संख्या को पी या जेड कहते हैं। पी माने प्रोटॉन, जेड ऐसे कहा जाता है। और ये कितना हो जाएगा, 14। तो कह रहा है कि उसमें परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। न्यूट्रॉन बराबर होता है ए माइनस पी। तो बच्चों 32 माइनस 14 घटाओगे तो 8 4 12 8, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1, 18। यानी आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा सी 18, ठीक है बच्चों, 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एसटीपी पर, ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे एसटीपी पर 20 का ये दिया है कि एसटीपी, ठीक है, कह रहा है कि एसटीपी पर, यहाँ पे 20 गलत टाइप हो गया है। एसटीपी पर 89.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों मोलों की संख्या निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आयतन के लिए मोल निकालना है तो गिवन द्रव्यमान बटा मोलर, गिवन आयतन बटा मोलर आयतन, द्रव्यमान नहीं, आयतन है तो आयतन के रूप में n। तो कितना दिया आयतन, 89.6, और गिवन मोल कितना आयतन होता है, 1 मोल गैस का आयतन 22.4। तो चलिए जब इसको कटाएंगे तो 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9 4, यानी कि 4 मोट में कटेगा 4 हो जाएगा, यानी n का मान होगा 4। आंसर हो जाएगा पी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विलय जिसकी इलेक्ट्रॉन आयन सांद्रता इतना ग्राम तुल्यांक लीटर है, तो पीएच मान क्या होगा। पीएच मान बताना बच्चों, फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया पीएच मान जैसा, ठीक है। तो पीएच मान इसका क्या होगा, इसका पहले वाला जो क्वेश्चन बनाए थे उसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। पूछ रहा है कि इसका पीएच मान क्या होगा। क्वेश्चन दिया है कि एक विलय जिसकी इलेक्ट्रॉन आयन सांद्रता इतना ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर है, ये प्रति लीटर है, तो कह रहा है कि इसका पीएच मान क्या होगा। देखिए बच्चों पीएच मान के लिए ना आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकालनी पड़ेगी। तो आइए इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है, तो ग्राम तुल्यांकी दिया हुआ। क्या दिया हुआ बच्चों, तो ग्राम तुल्यांकी दिया हुआ है। देखिए इसकी सांद्रता यहाँ पे कितनी है, तो सांद्रता यहाँ पे मेंशन है, सांद्रता कितना है जी, तो H का मान कितनी है यहाँ पे, तो 0.005 है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 के पावर -3। अब इसी का पीएच मान निकाल दें। देखिए ग्राम प्रति तुल्यांकी है, प्रति लीटर में, यानी इसकी नॉर्मेलिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी था, ठीक है, नॉर्मेलिटी था, और नॉर्मेलिटी भी सांद्रण होता है ना, इसीलिए इसका मान ऐसा लिखा गया है, ठीक है। अब आपको पीएच मान निकाल देना है, तो पीएच मान निकालिए, अब आसान क्वेश्चन हो गया। तो अब पीएच मान कैसे निकालेंगे, -log(H+). तो चलिए डेरिवेशन करते हैं इसका, पीएच -log, और ये 5 गुणे 10 के पावर -3। चलिए इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा, -log(5) -log 10 के पावर -3। तो चलिए बच्चों माइनस का -5, देखिए log 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, log 5 का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, तो कितना होगा, दिया जी 0.699, और ये हो जाएगा माइनस, इधर कूदेगा तो प्लस हो जाएगा,
और इसको लिखेंगे 3 log 10, 3 log 10, तो 0.-0.699 प्लस 3 और log 10 का मान होता है 1, तो 3 का 3 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और घटाओगे 0.699, तो घटाने के बाद आएगा बच्चों 2.3 हो जाएगा, 301 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका 1। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर बच्चों। बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु H2O से क्रिया करती है और अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है? पर कौन ऐसा धातु है जो जल से अभिक्रिया करता है और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है? तो देखो, पहले तो लोहा तो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करेगा नहीं, ठीक है। पहला, लोहा तो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है। अब रही कॉपर का, सोडियम का, सोडियम भी जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कंडीशन होता है, और जिंक के साथ भी होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर जो है जब H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह अभिक्रिया क्या होगी? उत्क्रमणीय होगी, यानी आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? देखिएगा बच्चों, आप जानते हैं कि धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, धातु का ऑक्साइड वो क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड जो है वो कैसा होता है? ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है जी? क्षारीय होता है। तो यहाँ पे धातु कौन है? ये सब अधातु है, ये सब अधातु है। तो धातु कौन होगा? कैल्शियम, यानी आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से आसानी से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है? कौन सा धातु है जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है? आपको जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने है, जिंक, कॉपर, कैल्शियम और लोहा। तो बताइए कौन सा ऐसा धातु होगा जो जल के आसानी से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनेगा? तो बच्चों आप जानते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है वही अभिक्रिया आसानी से करता है, तो कौन आएगा? कैल्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर अधातु के रूप में जाना जाता है? कठोर अधातु के रूप में कौन जाना जाता है? जवाब देना है। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? कार्बन होगा, क्योंकि इसी में कार्बन का ही अप्रूव होता है हीरा, जो बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न समूह में कौन सा यौगिक असंगत है? असंगत, यहाँ पे ऑप्शन दिया है HCl, PCl3, CCl4 और NaCl। ठीक है बच्चों, ये साल्ट है, ये कार्बन के क्लोराइड है, ये भी उसी में आएंगे, ये और ये HCl है। इसका जो गुण होना ना, इन सबके गुण से भिन्न होगा। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा HCl, यानी कि अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अम्ल जो है इन सब में भिन्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दूसरे से अलग है? आपको बताना है कौन सा तत्व दूसरे से अलग है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको पहचानना क्या है कि अब देखो सब में ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे परमाणु संख्या दिया हुआ है। देखो परमाणु संख्या पहला का दिया है 13, तो 13 दिया है, तो 13 किसका होता है? तो एल्युमिनियम का होता है, ठीक है, पहला में। दूसरा देखिएगा बच्चों, अब यहाँ पे जेड का मान कितना दिया? देखिए यहाँ पे इससे पहचानिएगा, तो जेड का मान दिया 17, तो 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। सी नंबर देखिए, जेड का मान कितना दिया है? 11 दिया है, तो 11 किसका होता है? सोडियम का होता है। और डी, जेड का मान कितना दिया? 10, 10 किसका होता है? नियोन का होता है। देखिए बच्चों, अब कह रहा सब में अलग कौन है, आपको बताना है बच्चों कि इसमें अलग कौन है, अलग बताना है। तो बच्चों देखो, ये धातु है, ये अधातु है, ये भी अधातु है, और ये है, देखिए ये धातु है, क्लोरीन अधातु है, सोडियम धातु है और नियोन अधातु है। अब ये धातु अधातु दोनों है और दोनों दो दो है, तो इसमें अलग आप कैसे पहचानोगे? तो अलग क्या होगा? देखो क्लोरीन भी अभिक्रिया करती है, एल्युमिनियम भी अभिक्रिया करती है, क्लोरीन भी करती है, सोडियम भी करता है, लेकिन नियोन नहीं करता। क्यों? क्योंकि नियोन क्या होता है? अक्रिय होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तनशील तत्व है? बच्चों आपको बताना है कि परिवर्तनशील तत्व कौन सा है। CS, Mn, As और Sn। तो बच्चों इसमें जो परिवर्तनशील होगा, देखिए डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है ना, वो परिवर्तनशील होता है। तो इसमें डी ब्लॉक कौन होगा? तो मैग्नीज होगा, Mn होगा जी। आंसर इसका बी हो जाएगा।
कह रहा है कि जब FeSO4 को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? FeSO4। देखिए बच्चों, जब इसको उच्च ताप पे गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है? FeO बनता है प्लस SO2 बनाता है, SO2 और SO3 बनाता है। ठीक है, SO2 और SO3 बनाता है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा SO2 और SO3। कह रहा है कि कौन सा सक्रिय धातु ऑक्सीजन से अलग है? कौन सा सक्रिय धातु ऑक्सीजन से अलग है? ऑक्सीजन से अलग है तो देखो, सोडियम। पहला ऑप्शन दिया है सोडियम, दूसरा दिया है कॉपर, तीसरा दिया है मैग्नीशियम और चौथा दिया है जिंक। आपको बताना है कि इसमें से अलग कौन है। तो बच्चों ये सब अभिक्रिया करेगा, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम अभिक्रिया करता है इन सब की अपेक्षा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कॉपर। कह रहा है कि धुआं सोडा के क्रिस्टल में होते हैं, तो धुआं सोडा की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। तो बच्चों कह रहा है कि इसमें जल के कितने, ये जल के क्रिस्टल है। ठीक है, तो कह रहा है कि जल के कितने क्रिस्टल होते हैं? तो बच्चों जल के क्रिस्टल होते हैं बी, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से वह बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से क्या बनता है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 2H2O। जब ये जल के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है, फिर से देखिएगा एक बार, देखिए बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4 × 12H2O। जब ये जल के संपर्क में आता है, H2O के संपर्क में आता है, तो उससे अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेता है। CaSO4 × 2H2O बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। और यहाँ पे जल का अणु कितना होता है? 3/2 होता है। तो क्या बनाता है बच्चों? जिप्सम बनाता है। आंसर हो जाएगा CaSO4 × 2H2O, आंसर डी। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समव्ययी है? समव्ययी का मतलब होता है बच्चों जिसका परमाणु, जिसका फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग हो। तो बेंजीन और मेथिल बेंजीन बिल्कुल अलग होगा। एथिल और डाइमेथिल ईथर और इथेनॉल और प्रोपीन, इतना ये सब नहीं होगा। आंसर होगा बी। कैसे? तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, और डाई मेथिल ईथर का फॉर्मूला होता है CH3OCH3 होता है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग, इसलिए इसका आंसर होगा बी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कार्बन 12H28 से C2H6 प्राप्त ऐसे की जाती है, कैसे किया जाता है? देखिए जब भी इसको हम लोग देखिएगा, जब भी 10 से कार्बन अधिक होता है ना, तो वो पेट्रोलियम की श्रेणी में आने लगता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम का हम लोग चेंज किसमें करते हैं? भंजन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भंजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भंजन हो जाएगा। कौन सा एक ठंडे H2O के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर रहा है? कौन ऐसा धातु है जो कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है? ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो धातु का नाम होगा सोडियम। सोडियम जो है ना, ठंडे जल से अभिक्रिया बहुत तेजी से करता है। तो आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या होगा बच्चों? तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, और अभिक्रिया भी देख लो आप, अभिक्रिया करता है सोडियम जल से अभिक्रिया करेगा तो बनाता है क्या जी? जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि धातु अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है कि 254 ग्राम तांबे के ऑक्सीजन गैस में कस करके गर्म किया जाता है, कॉपर ऑक्साइड की मात्रा क्या? देखिए बच्चों, कॉपर, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जा रहा है। आसानी से तो अभिक्रिया होती नहीं है, इसलिए उसको कस करके गर्म किया जाता है। तो गर्म किया जाता है, तो गर्म करने के बाद ये बनेगा कितना? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अगर हम इसको संतुलित, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो संतुलित करना आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बिना संतुलित से ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे। तो कॉपर 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो कह रहा है कि बताइए कि अगर 254 ग्राम तांबा हो तो कितना ग्राम ऑक्साइड प्राप्त होगा, आपको बताना है जी। ठीक है, अच्छा आप जानते हो जैसे कि 1 मोल का मास, देखिएगा कॉपर का मास होता है बच्चों 63.5। कितना होता है बच्चों? 63.5।
लेकिन 2 मोल है तो यहाँ पे लिखेंगे 63.5, 63.5। तो जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 127 ग्राम। अब यहाँ पे देखो ये 2 मोल है, कितना मोल है जी 2 मोल, तो 2 का 2, अगर इसका हम टोटल का मास निकाले तो कितना हो जाएगा 2 मोल का, तो 63.5 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, सबको जब हम ऐड करेंगे बच्चों तो ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 169 आएगा, 169। अच्छा देखो बच्चों, अब इस इक्वेशन को समझो, 127 ग्राम कॉपर हो रहा है तो कितना ग्राम प्राप्त हो रहा है 159 ग्राम, तो कह रहा है कि 54 ग्राम होगा तो कितना प्राप्त होगा, तो लिखेगा 127 ग्राम Cu से कितना ग्राम प्राप्त हो रहा है जी 159 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आपको कह रहा है तो 1 ग्राम होगा तो कितना होगा, 1 ग्राम होगा तो 159 बट्टा 127, इसलिए आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये 1 ग्राम है, ठीक है। तो इसलिए आपको बताना है कितना ग्राम जी 254 ग्राम होगा, तो क्या 254 ग्राम CO होगा तो कितना ग्राम चाहिए, तो लिखेंगे 159 बट्टा 127 गुणे 254। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, जब इसको हटाएंगे आप तो कटाने के बाद आंसर आएगा 318 ग्राम, 318 ग्राम होगा, यानी आंसर हो जाएगा डी 318 ग्राम, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा जी 318 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मर्क्यूरस इतने AgO को गर्म करने पर इतना ग्राम, यह अभिक्रिया दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है कि 54 ग्राम AgO करके अपघटित करने पर इतने, कह रहा है कि देखो ये अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है बताओ कि 54 ग्राम अगर HgO प्राप्त करना हो तो Hg की मात्रा क्या होगी। देखिए बच्चों इसका आंसर लिख देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 22.5 और 50 ग्राम, ठीक है। इसको एकदम सेम आप वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे इसका पहले वाला किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, आप इसको बना लेंगे, इसके पहले जो क्वेश्चन बनाया गया था उसी पे आधारित है, ठीक है। 52.5 किलो जूल और कितना ग्राम होगा, तो ग्राम होगा 50 ग्राम। एनर्जी वाला अलग बनाएंगे और देखिए इसमें एनर्जी वाला अलग बैलेंस करेंगे, ठीक है, और मास वाला अलग बैलेंस करेंगे, दोनों को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है जी, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे दिया है CH3COOH एस्टिक एसिड और ये दिया इथेनॉल, कह रहा है कि दोनों जब अभिक्रिया करता है तो जल रिलीज करता है, तो X का नाम क्या होगा। तो देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से H और यहाँ से OH का है, ये ना हुआ जब अभिक्रिया में, तो कह रहा है कि डाटा ये तो दोनों निकल गया, H और OH निकल गया, तो बना क्या होगा CH3COOC2H5, ठीक है। तो CH3COOC2H5 यानी आंसर हो जाएगा इसका A। और याद रखिएगा ये क्या बन रहा है जी, तो ये एस्टर बन रहा है, ठीक है, एस्टर बन रहा है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एस्टरीकरण, एस्टरीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक धातु, कह रहा है कि वह धातु कांसे यानी कि ब्रॉन्ज में है, इसमें उच्च मात्रा में क्या होती है। कह रहा है कि एक मैं यहाँ पे एलवाई दिया हुआ है, एलवाई दिया हुआ है जी, ब्रॉन्ज दिया हुआ, ब्रॉन्ज दिया हुआ है, कह रहा है इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आपको बताना है कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। देखिए बच्चों ब्रॉन्ज जो है ना कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, एकदम याद रखिएगा इसको, दोबारा भी रिपीट कर सकता है। ये ब्रॉन्ज होता है इसमें 88% और टीन कितना होता है, तो टीन होता है 12% होता है बच्चों। तो कह रहा है कि बताइए इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाती है, एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाएगी, कॉपर, तो आंसर हो जाएगा आपका कॉपर। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताओ कांसे में कांसे किसका मिश्रण होता है, तब बताइएगा कॉपर और टीन का। इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन भी करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि प्रयोगशाला में क्लोरीन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड एवं मैग्नीज डाइऑक्साइड के मिश्रण के सांद्र अम्ल के साथ गर्म करते हैं, इस अभिक्रिया में कौन सा अम्ल उपयोग में लाते हैं। कह रहा है कि जब आप प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाते हैं तो आप उत्प्रेरक रूप में कौन सा अम्ल का उपयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की फॉर्मिक अम्ल। तो बच्चों इसका आंसर होगा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और प्लस नाइट्रोजन N2,
कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये तो कई बार रिपीट किया है, 2021 में भी पूछा है और इसके पहले भी ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। ठीक है, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैस को क्या कहते हैं? वायु गैस, कोल गैस, जल गैस, वायु अंगार गैस की प्राकृतिक गैस। तो बच्चों इसको कहते हैं वायु अंगार गैस, यानी कि प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस। एक और यहाँ पे क्वेश्चन बता देते हैं, CO+H2 इसको कहते हैं जल गैस, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं जल गैस कहते हैं बच्चों। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, वायु अंगार गैस को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 60 क्लियर हो गया और इसी के साथ आपका ये सेशन होता है समाप्त। तो बच्चों आप लोग जब भी आपको समय मिले तो वीडियो को कम से कम देखते रहना है, क्योंकि ये वीडियो ही आपको एग्जाम में काफी यूजफुल होंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।